नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर वर्सेस बाबा में आपका स्वागत है। आज का विषय हमने रखा हुआ है मोटापा, ओवरवेट या ओबेसिटी। दर्शकों, हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये विषय इतना गंभीर क्यों है कि हमें आज आपके सामने इस विषय पे चर्चा करनी पड़ रही है। अगर हम बात करें हमारी OPDs की, हमारे पास आने वाले पेशेंट्स की, तो स्ट्रोक के पेशेंट्स और लो बैक, कमर दर्द का जो शिकायत लेके पेशेंट्स आते हैं, उनमें बहुतायत पेशेंट मोटापा से प्रभावित होते हैं। अगर हम वैश्विक डाटा को लें, विश्व के WHO के द्वारा दिए गए डाटा को लें, तो पूरी दुनिया में लगभग 27% आबादी आज की तारीख में मोटापा से प्रभावित है। लेकिन मोटापा के विषय में हमारी जागरूकता बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोटापा को आज भी डेवलप्ड कंट्रीज़ या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ की बीमारी माना जाता है। सन 2013 में सबसे पहले अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात को माना कि मोटापा की कैटेगराइज करके उसको बीमारी की श्रेणी में रखना चाहिए। इसके पहले मोटापा को बीमारी की श्रेणी में नहीं रखा गया था। आज की परिवेश में अगर हम देखें, सन 2013 से लेकर 2023-24 में हम जब बात करते हैं तो परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। भारतवर्ष दुनिया में तीसरे नंबर पर आज आकर खड़ा है मोटापा के दृष्टिकोण से। हमसे ऊपर दुनिया की पॉपुलेशन में अमेरिका और चाइना है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उनमें ये समस्या वयस्कों से ज़्यादा है। हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 27% हिस्सा मोटापा से प्रभावित है। अगर हम इनको वयस्कों में और बच्चों में बांटें तो बच्चों में लगभग 30% की आबादी मोटापा से प्रभावित है। अगर हम वयस्कों की बात करें तो उनमें ये संख्या लगभग 20 से 25% की आती है। अब अगर हम भारतवर्ष के डाटा की बात करें, जो NFHS है, जो हमारे देश में सर्वे करता है, उसने 2020 में कुछ डाटा रखे जो कि आश्चर्यजनक डाटा थे। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग हर चौथा व्यक्ति मोटापा का शिकार है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि शहरी क्षेत्र जहाँ पे लोग ज़्यादा व्यस्त हैं, वो अपने पढ़े लिखे होने के बाद भी वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। एक भारतीय डाटा ये बोलता है, लैंसेट में भी ये प्रकाशित हुआ है, कि लगभग 60 से 70% शहरी आबादी ओबीज या ओवरवेट है। जी, 70% आबादी। इस 70% आबादी में से महिलाओं का अगर हम बात करें तो उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में 5 से 10% ज़्यादा है। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो इसकी संख्या थोड़ी कम है। एक बड़ी ख़राब बात अभी सामने जो आ रही है, जो रिसर्च बताते हैं कि विशेषकर प्रेग्नेंट वुमेन जो और लैक्टेटिंग वुमेन, महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराने से बच रही हैं, जिसके कारण न सिर्फ महिलाओं में बल्कि उन बच्चों में भी मोटापा एक समस्या के रूप में सामने आ रही है। रिकमेंडेशंस ये हैं कि इन बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान पर रखते हैं। कि ये समस्या के विषय में जब इतनी गंभीरता है तो विश्व पटल पे इसके विषय में चर्चा क्यों नहीं होती है? इस विषय में चर्चा इसलिए नहीं होती है कि अभी तक WHO का ज़्यादा फोकस इस बात पे था कि कुपोषण को दूर किया जाए। लेकिन आज की परिस्थिति में कुपोषण द्वितीयक समस्या हो गई है। दुनिया की लगभग दुगुनी आबादी कुपोषण से जो प्रभावित है, उससे लगभग दुगुनी आबादी मोटापा से प्रभावित है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब हम बात करते हैं डेथ से, कि क्या मोटापा सीधे तौर पे मृत्यु के कारण में है कि नहीं है। इस विषय में अगर हम WHO की वेबसाइट पे जाएं और रिसर्च करें तो हमें ये पता चलेगा कि दुनिया में जो टोटल मृत्यु होती हैं, उनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज, जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, उनमें होने वाली मौतें सबसे ज़्यादा होती हैं और ये लगभग 75% हिस्सा बनाती है टोटल मौतों का। अगर इन 75% हिस्से को हम देखें तो इनमें लगभग 90% लोग सीधे तौर पे मोटापा से प्रभावित होते हैं। इनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, जिसको हम लोग एक कंबाइंड वे में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, फेफड़े की बीमारियां, फेफड़े के इन्फेक्शंस और कैंसर्स महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम आते हैं परिभाषा के रूप में कि इसको कैसे परिभाषित किया गया। तो अगर हम परिभाषा पे आते हैं तो मोटे तौर पे 2 तरह की परिभाषाएं इसमें दी जाती हैं। पहली परिभाषा है BMI के ऊपर,
BMI बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसके पहले एक बात करें कि मोटापा है क्या इसको, तो सामान्य भाषा में एक व्यक्ति को मोटा हम तब बोलते हैं जब उसके शरीर में अत्यधिक या असामान्य रूप से चर्बी का एकत्रीकरण हो जाए। ये एक डिफाइंड वे में हम उसकी बात करते हैं, तो हम लोग बॉडी मास इंडेक्स के रूप में लाते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर हम बढ़ें तो 18.5 से 25 तक का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आप 25 से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आप मोटापा की तरफ बढ़ चुके हैं। इसको हम 3 सिवियरिटी में बांटते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। सामान्य भाषा में हम इसको ओवरवेट बोलते हैं जब 25 से लेके 30 के बीच में हमारा बॉडी मास इंडेक्स आता है। 30 से 35 के बीच, कुछ जगहों पे 40 को भी इसको माना जाता है। जब हमारा वेट रहता है, BMI रहता है, तो उसको हम लोग ग्रेड 2 में रखते हैं और 40 के ऊपर को ग्रेड 3 या सीवियर ओबेसिटी में रखा जाता है। अब परिभाषा में अगर हम और जाएं तो क्या, अगर हम किसी एथलीट की बात करें तो एथलीट की बॉडी मास में इंडेक्स को जब हम निकालते हैं तो मसल मास ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ फैट डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। उस समय कंसेप्ट आता है सेंट्रल ओबेसिटी का। उस समय हम बात करते हैं कि वेस्ट हिप रेशियो क्या है। तो वेस्ट हिप रेशियो क्या है, वेस्ट हिप रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसके लिए कमर और कूल्हे की स्थिति के फैट के हिसाब से, सरकमफ्रेंस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। पुरुषों में यदि 0.9 से ऊपर ये रहा तो ओबेसिटी है और महिलाओं में 0.85 से अगर ये ऊपर रहा तो ओबेसिटी है। अगर हम क्लिनिकली बात करें, मेडिकली बात करें तो सेंट्रल ओबेसिटी को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब इससे आते हैं हम आगे कि क्या आज की परिस्थिति में इन बीमारियों के सीधे संबंध स्थापित हुए हैं क्या। निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में सीधे तौर से मोटापा के संबंध विभिन्न बीमारियों से आए हैं। सबसे पहले हम बात करें तो वर्ल्ड की मैक्सिमम जो डायबिटिक पेशेंट से प्रभावित हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो सीधे तौर पर मोटापा से प्रभावित हैं। दूसरी बीमारी जो आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, वो फेफड़ों की बीमारी है। COPD, ब्रोंकियल अस्थमा और स्लीप एपनिया, ये सारी समस्याएं और बार बार इन्फेक्शंस होना रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो मोटापा से सीधे तौर पर प्रभावित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में होने वाले कैंसर्स के डायरेक्ट संबंध मोटापा से पाए गए हैं। इनमें अगर हम महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर्स, गॉल ब्लैडर के कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट के कैंसर, इनोरेक्टल कैंसर, स्तन के कैंसर महत्वपूर्ण हैं। ये सारे सीधे संबंध स्थापित हो गए हैं। इसकी लंबी लिस्ट है, लगभग 11 कैंसर सीधे तौर पे स्थापित हो चुके हैं कि मोटापा से उनके संबंध हैं। इसके बाद हम आते हैं ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर। तो ब्रेन स्ट्रोक का सीधा संबंध हमारे मोटापा से स्थापित हो चुका है। हम बात करें अगर स्किन डिजीज़ेज़ की, तो स्किन पे होने वाले चर्म रोग में जो इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियल और फंगल, उनके सीधे संबंध मोटापा से हैं। मोटापा के कारण ये इन्फेक्शंस के लिए आप प्रोन होते हैं, आपको ये इन्फेक्शंस ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम आते हैं इन सारी बातों को करने के बाद कि क्या इसके अलावा और कोई सामान्य चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। जी, हमारे पैरों में दर्द होना, हमारे कमर में दर्द होना, हमारे शरीर में दर्द होना और सर में दर्द होना, नींद का कम होना, मनोविकार होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे मोटापा से संबंधित हैं। अब हम बात करें कि मोटापा हुआ क्यों और इसके निदान क्या हैं। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम एक समय के बाद अपने शरीर के प्रति ध्यान देना बंद कर देते हैं। हमारा काम, हमारा नौकरी, बच्चे, इन सब के पीछे हम पड़े रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं और खाने में क्या खा रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो मैं 2 बिंदुओं पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहला चीज़ ये कि जब आप अपने शरीर के BMI के विषय में जान गए तो सबसे पहला हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम 25 के ऊपर BMI को जाने ना दें। इसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बात करता हूँ। तो मोटे तौर पे अगर आप BMI को आज कैलकुलेट कर लें और फिर टारगेट लेके चलें तो हमें क्या करना है। अगर हमारा BMI 25 से ऊपर है तो पहला टारगेट हमको ये रखना है कि आने वाले 3 से 6 महीने में हमारे वज़न, जितना भी हमारा वज़न है उसका 10% रिडक्शन हमको करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट में हम कैसे बढ़ सकते हैं। 500 से 1000 किलो कैलोरी पर डे अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी करके आप ला सकते हैं। एक डाटा ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति जो सामान्य भोजन ले रहा था और वो अपने भोजन में बदलाव लाए और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी करे और 500 कैलोरी पर डे अगर वो बचाता है और उसकी सामान्य फिजिकल एक्टिविटी भी रहने देता है तो लगभग आधा किलो वज़न उसका हर हफ्ते कम होने लगता है।
यदि आप इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी को जोड़ दें, जिसकी हमारी अपेक्षा रहती है 30 मिनट प्रतिदिन आप करें, हफ्ता में कम से कम 5 दिन करें, तो यदि कोई व्यक्ति रोज़ अपनी किलो कैलोरीज़ को कम करता है 500 से 1000 को और प्रतिदिन 30 मिनट की एक्सरसाइज करता है, तो लगभग 1 किलो कम होने लगता है। यानी लगभग 4 किलो आप हर महीने कम कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 100 किलो का भी है और वो हर हफ्ते 1 किलो वज़न या आधा किलो वज़न कम करे, तो आने वाले 6 महीने में उसका वज़न सामान्य की श्रेणी में आ सकता है। तो मैं आपको 2 चीज़ें और यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि ओबेसिटी एक क्रोनिक डिजीज़ है। इसमें आपको जीवन पर्यंत प्रयास करने पड़ेंगे, खाने को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जंक फूड से बचना पड़ेगा, अपने बच्चों को जंक फूड से बचाना पड़ेगा। एक और छोटी बात जो मैं भूल रहा था, जब हम वयस्कों की बात करते हैं तो 30 मिनट की एक्सरसाइज, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो मिनिमम एक्सरसाइज का टाइम जो रिकमेंडेड है वो 60 मिनट है। तो आप अपने बच्चे को कम से कम 1 से 2 घंटे खेलने के लिए प्रेरित करिए। एक और छोटी चीज़ है जो ख़ास तौर से ऑफिस वर्क में हमको देखने को मिलती है, स्क्रीन टाइम। जितना समय आप मोबाइल या लैपटॉप में या ऑफिस में लगाते हैं स्क्रीन पे, उतना ज़्यादा आपकी संभावना प्रायिकता बढ़ती है मोटा होने की। जितना ज़्यादा आपकी नींद का समय उटपटांग रहता है, आप समय से नहीं सोते, सही नींद नहीं लेते हैं, उतना ज़्यादा आपका वज़न बढ़ने का संभावना बढ़ता है। जितनी ज़्यादा आपकी जंक फूड की प्रवृत्ति होती है या डाइट के कंट्रोल नहीं होते हैं, आप कभी कुछ खा लिए कभी कुछ खा लिए, उतनी ज़्यादा आपकी समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर शायद हम मोटापा पे ही और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।